दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जी हां, कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने 5 से 11 अप्रैल तक बिहार के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला किया है। जी हां, यानी कि आज से 11 तारीख तक, 11 अप्रैल तक। जी हां, शनिवार को कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया। साथ ही सभी सार्वजनिक समारोह में सीमित संख्या में लोगों के शामिल होने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में स्कूलों को फिर से बंद करने का संकेत दिया था। बुधवार को बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर नीतीश कुमार ने आज हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सूबे के तमाम अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसका असर बिहार पर भी देखने को मिल रहा है। जी हां, बिहार में भी कोरोना के मामले में वृद्धि हो रही है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में विशेष अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। ये इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। यह बहुत जल्द ये काम शुरू कर दिया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है तथा राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका के तहत औषधीय पौधे लगाए जाने को कहा गया है। जी हाँ, इससे लोगों को कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे और उन्हें फायदा भी होगा। जी आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र पर बेल, जामुन, आंवला, पपीता, अमरूद, सहजन, अनार के पौधे लगाए गए हैं। जी बहुत जल्द स्कूल, कॉलेजों के साथ साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। जी लोग इस पौधे के द्वारा छोटे छोटे बीमारियों का खुद से इलाज कर सकेंगे। जी साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों और महिलाओं को विभिन्न औषधीय पौधे के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों बिहार के पंचायत जनप्रतिनिधियों और मुखिया का कार्यकाल 15 जून तक समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ, यानी कि अभी जो आपके पंचायत में मुखिया है या फिर वार्ड सदस्य जो भी जनप्रतिनिधि है, उसका 15 जून तक कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ, इससे पहले बिहार चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव किसी भी कीमत में करानी है और नए पंचायत सरकार का गठन कराना है, लेकिन ईवीएम के कारण मामला फंसा हुआ है। जी हाँ, खबर के मुताबिक 15 जून तक पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होगा। जी हाँ, अगर इस अवधि तक चुनाव संपन्न नहीं होते हैं तो फिर इस स्थिति में मुखिया, प्रमुख आदि के अधिकार छिन जाएंगे और पंचायत राज व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य अधिकारियों के जिम्मे होंगे। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग बिहार में पंचायत चुनाव को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तैयारी लगभग पूरी कर लिया है। जी साथ ही साथ पंचायत चुनाव को सभी जिला अधिकारियों और पंचायत पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अगर बिहार पंचायत चुनाव में देरी होती है तो फिर त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य किन के माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे, इसके लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना जरूरी होगा। यह इस पर बहुत जल्द कोई फैसला ले सकता है। दोस्तों बिहार में गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। जी मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में गाड़ियों के फिटनेस प्रमाण पत्र का जुर्माना घटाया गया है। जी बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में यह फैसला लिया है, यह बड़ा फैसला लिया गया है। खबर के अनुसार कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि गाड़ियों के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति के बाद विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए फाइन को 30 दिसंबर 2021 तक कम कर दिया गया है। आपको बता दूं कि अगर आपके पास गाड़ियों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आपको पहले से कम जुर्माना देना होगा। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इसके बारे में सभी व्यक्तियों को सही जानकारी होनी चाहिए ताकि उन्हें भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक गजब का आविष्कार ढूंढ निकाला है। जी हाँ, अब एक ही पौधे में उगेंगे आलू, टमाटर और बैगन। जी हाँ, ये है ना कमाल की बात। जी हाँ, इस खबर की होर्डिंग सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी, क्योंकि आलू उगाने के लिए आलू की खेती करनी होती है। जी हाँ, उसी तरीके से टमाटर और बैगन उगाने के लिए भी अलग अलग खेती करनी होती है। लेकिन क्या एक ही पौधे में आलू, बैगन और टमाटर तीनों उगाए जा सकते हैं? जी हाँ, ये सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने तो ऐसी ही तैयारी कर ली है। जी परंपरागत खेती से अलग खेती की नई तकनीकों में ऐसी ही एक तकनीक है, जी ग्राफ्टिंग विधि। जी ये तकनीक है ग्राफ्टिंग विधि।
दरअसल इस तकनीक के जरिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक ही पौधे में दो तरीके की सब्जी उगाई है। जी आप सोच रहे होंगे कि एक ही पौधे में दो सब्जी कैसे उग सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच है, 100% सच है। जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, यही के वैज्ञानिकों ने यह कमाल कर दिखाया है। जी वाराणसी के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों ने एक ही पौधे में दो तरीके की सब्जियां उगाई है। जी एक ही पौधे में दो या फिर अधिक तरीके की सब्जियां या फल फूल उगाने की तकनीक ग्राफ्टिंग विधि है। इसे सामान्य भाषा में कलम का प्रयोग भी कहा जा सकता है, जैसे एक पौधे के साथ दूसरे पौधे का क्रॉस कलम कराना है। बहरहाल वाराणसी में वैज्ञानिकों ने टमाटर के पौधे में बैगन के पौधे को कलम किया और फिर एक ही पौधे में दोनों चीजें उगाई। यह ग्राफ्टिंग तकनीक बहुत ही नई नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कुछ वर्ष पहले से ही शुरू हो गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसानों को इस तकनीक से बहुत फायदा होगा, खासकर उन इलाकों के किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है जहां बरसात के बाद कई दिनों तक पानी भरा रहता है। जी हां, वही छत पर सब्जी उगाने वाले लोगों के लिए भी यह तकनीक क्रांतिकारी साबित होगी। दोस्तों फेसबुक के 50 करोड़ से अधिक यूजर्स की निजी जानकारी लीक हो गई है। फेसबुक के लीक हुए डाटा में ईमेल एड्रेस और फोन नंबर समेत तमाम निजी जानकारियां शामिल है। एक रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिली है। जी हां, वही डाटा लीक को लेकर जब दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी को घेरा गया तो फिर कंपनी ने कहा है कि यह रिपोर्ट पुरानी है। मीडिया रिपोर्ट और एक साइबर विशेषज्ञ के मुताबिक 50 करोड़ से अधिक फेसबुक यूजर्स की निजी जानकारियां हैकर्स के हाथ लग गई है। जी हां, 2019 में लीक हुए इस डेटा में ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट जैसी तमाम जानकारियां शामिल है। दोस्तों बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना केस में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते नीतीश सरकार ने कई फैसले लिए हैं। यह देश के दूसरे हिस्से में कोरोना संक्रमण और प्रदेश में कोरोना विस्फोट के चलते क्या एक बार फिर से बिहार में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है? तो आइए जानते हैं कि क्या हालात है अभी। जी हां, दरअसल बिहार में कोरोना वेव में कल 836 नए केस मिले। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2942 हो गई है, यानी कि 2942 एक्टिव केस हैं। इसमें पटना में सबसे अधिक 359 संक्रमित मिले। उधर एक बार फिर से अस्पतालों के बेड कोरोना संक्रमित पेशेंट से भरने लगे हैं। पीएमसीएच, एनएमसीएच छोड़कर राजधानी पटना के सभी बड़े अस्पतालों की कोरोना वार्ड भर गए हैं। जी हां, विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ ही दिनों में कोरोना के केस में और तेजी आ सकती है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सतर्क रहने और फिर पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया है। जी हां, अभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कोरोना वार्ड में 100 बेड की व्यवस्था की गई है। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे नियोजित टीचरों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। जी हां, बढ़ती महंगाई के बीच शिक्षा विभाग ने कार्यरत शिक्षकों के वेतनमान में 2500 रुपए से लेकर 4500 रुपए तक बढ़ाने का मन बना लिया है। सरकार के इस फैसले से कुल 2.25 लाख के आसपास शिक्षकों का फायदा होगा। जी हां, माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस फैसले से शिक्षकों को लाभ मिलने की संभावना है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना उनकी निश्चित हार का बस एक संकेत है। हुगली जिले के तारकेश्वर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी अंपायर के निर्णयों पर बार बार सवाल उठाता रहता है तो फिर लोग मानकर चलते हैं कि खिलाड़ी के खेल में ही कोई समस्या है। यह बंगाल चुनाव में ममता दीदी ऐसा ही कर रही है। ये दीदी जब पश्चिम बंगाल में 2 बार चुनाव जीती, 10 साल सत्ता में रही, तो फिर किसी सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग ईवीएम में विश्वास करती थी, लेकिन आज उन्हें बदनाम कर रही है। दोस्तों बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। जी हां, यहां पर उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से कहा है कि वे संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के सभी सरकारी स्कूल बंद करने का विचार करें। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश जारी करके कहा है कि अगले कुछ दिनों के लिए राज्य में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों को पूरी तरीके से स्थगित रखा जाए। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराने को लेकर भी नीतीश ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि वे राज्य में अधिक से अधिक की टेस्टिंग करें और साथ ही टीकाकरण की संख्या को और ज्यादा बढ़ाएं। जी हां, नीतीश कुमार ने अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अस्पताल में संक्रमण मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर अपनी तैयारियां पूरी करें और बेड की संख्या भी बढ़ाएं।
दोस्तों बिहार में सड़क दुर्घटना में जान जाने के मामले में जो आर्थिक मदद उसके परिजनों को दी जाती है, मृतक के परिजनों को, उस नियम को बदलाव किया गया है। जी हां, अब उस रुपये को बढ़ाया गया है। जी हां, सड़क दुर्घटना में जान जाने के मामले में अब 2 मृतक के निकटतम परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जी हां, सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने नए फैसले के मुताबिक अब सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी। यह पिछले दिनों कैबिनेट की हुई बैठक में सरकार ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। परिवहन विभाग अब आर्थिक मदद देने के लिए बिहार मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2021 तैयार कर रहा है। विभाग की तरफ से निर्मोही का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यह परिवहन विभाग की वेबसाइट पर इस नियमावली से संबंधित आपत्ति या फिर सुझाव 30 दिनों तक के लिए दिया जा सकता है। दोस्तों पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में पहले से कुछ गिरावट देखी जा रही है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी बात कही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने पर पूरा फायदा ग्राहकों को देने की बात कही है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम घटने शुरू हो गए हैं। हमने कहा था कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटेंगे तो फिर उसका पूरा फायदा हम ग्राहक को देंगे। हमने वादा के मुताबिक इसका फायदा ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यह सोचना चाहिए कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल की प्राइस में 20-30 रुपए प्रति लीटर पर बढ़ोतरी के बाद उन्होंने मुश्किल से 2-4-5 रुपए घटा करके कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। दोस्तों इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गया है। जी हां, विवाद होते दिखाई दे रहा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित रूप से इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। जी हां, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस को उसकी जिम्मेवारी याद दिलाई। इसी के साथ पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक एफआईआर दर्ज की। जी हां, दरअसल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामला दायर किया है। यह प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद ओवैसी और अमानतुल्लाह खान ने केस दर्ज करने की मांग की थी। जी हां, आपको हम यह भी बता दें कि आईपीसी की धारा 153 ये उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। जी हां, वही धारा 153A के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ऐसे में अगर ये अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो फिर 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों बिहार में जमीन के अभाव में बिना घर के जीवन बसर कर रहे परिवारों को बिहार सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। जी हां, यानी कि जिसके पास जमीन नहीं है, उसके पास घर नहीं है, तो फिर उसको बिहार सरकार बहुत जल्द जमीन देगी घर बनाने के लिए। जी हां, उन्हें जल्द ही मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय योजना के तहत जमीन दी जाएगी। जी हां, प्रति परिवार 5 डिसमिल जमीन देने की योजना है। जी हां, राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग और ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए साझा अभियान चला रहा है। जमीन की जिम्मेवारी राजस्व विभाग की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का जिम्मा ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया है। यह 5 डिसमिल जमीन के लिए राज्य सरकार 60,000 रुपए खर्च करेगी। यह दोनों विभागों की संयुक्त बैठक के बाद जिलाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्त को पत्र लिखकर कहा गया है कि जल्द से जल्द इस योजना को पूरी करें। यह पत्र में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी के हस्ताक्षर हैं। नई बात यह है कि जल जीवन हरियाली अभियान के दौरान विस्थापित हुए परिवारों को भी 5 डिसमिल जमीन देने का फैसला लिया गया है। आहर, पाइन और तालाब की उड़ाही के दौरान भी गरीब परिवार बड़ी संख्या में विस्थापित हो रहे हैं। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अभियान बसेरा चला रहा है और इसके जरिए जल्द ही उन लोगों को जमीन दी जाएगी जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। दोस्तों बिहार में निम्न दबाव के कमजोर पड़ने से तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। जी दिन और रात के तापमान में करीब 21 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। दिन में निकल रही तेज धूप से गर्मी अपने चरम पर है तो धूप से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी आने वाले दिनों में तापमान और भी बढ़ने की संभावना है। सूरज ढलने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। जी रात में ठंडी हवा चलने से तापमान पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। जी हाँ, वही न्यूनतम तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। जैसे शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जी हाँ, रात का तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वही दिन का तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। दिन में उमस वाली गर्मी से शाम ढलते ही राहत मिलती है।
दोस्तों, नालंदा जिला में स्थित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर के पहाड़ पर भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह का पता फिलहाल अभी तक नहीं चला है। जी हां, आग देर रात में लगी, लेकिन अब तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया सका है। मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौजूद है, वहीं आग बुझाने की कोशिश जारी है। जी हां, राजगीर डीएसपी सोमनाथ ने फोन पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अभी आग बुझाने में और वक्त लग सकता है, यानी कि और टाइम लग सकता है। जी हां, मौके पर वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दूं कि गर्मी के मौसम में अक्सर इस तरीके की घटनाएं आम होती रहती है। जी हां, इस घटना के बाद आसपास इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। जी हां, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जंगलों में जो लकड़ी चुनने वाले जाते हैं वे सिगरेट या फिर बीड़ी पीकर उधर ही फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। जी हां, जिससे यह घटना होने की संभावना जताई जा रही है। जी हां, इस घने जंगलों में कई औषधीय पौधे और जंगली जानवर हैं, जिसे काफी नुकसान पहुंचा है, पर अभी इसका आकलन करना मुश्किल होगा। दोस्तों, केंद्र सरकार खेल स्टेडियमों, राष्ट्रीय उद्यानों और ऐतिहासिक भवनों को लीज पर देकर लगभग 25,000 करोड़ रुपए कमाने की योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। यह सूत्रों के मुताबिक देश के लगभग 100 ऐतिहासिक भवन, जिनमें ताजमहल, हिमाचल प्रदेश का कंगरा महल शामिल है, उनको चिन्हित किया गया है। सरकार की इस योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। यह कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि यह शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक के ट्विटर हैंडल से रविवार को ट्वीट किया गया है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाने वाले लोग आज देश का सब कुछ बेचने और लीज पर देने को आमदा है। जी हां, ये बड़े शर्म की बात है। साथ ही एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है जिसमें लिखा गया है कि ये वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, नहीं झुकने दूंगा। जी हां, आपको बता दें कि विरासत अपनाए योजना के तहत सरकार की तरफ से दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला पहले ही डालमिया ग्रुप को दिया जा चुका है। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आई तो फिर एनआरसी को लागू करेगी, जिससे लोगों की नागरिकता के अधिकार छीन जाएंगे। जी हां, उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। जी हां, हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि पार्टी का इरादा सीएए लागू करने और फिर पड़ोसी देश में धार्मिक उत्पीड़न से भागकर भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का है। जी हां, उन्होंने कहा है कि हम चुनाव के बाद सीएए लागू करने को लेकर उत्साहित हैं, जैसा कि हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हम उत्पीड़न का शिकार शरणार्थियों को नागरिकता देना चाहते हैं। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो फिर हमारी एनआरसी प्रक्रिया चलाने की कोई भी योजना नहीं है, यानी कि बंगाल में एनआरसी बीजेपी लागू नहीं करेगी। जी हां, प्रदेश बीजेपी के सूत्रों के अनुसार नए नागरिकता संशोधन कानून से भारत में 1.15 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा, यानी कि 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा, जिनमें से 72 लाख से अधिक लोग पश्चिम बंगाल में हैं। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने हैरानी जताई है कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी सीएए का विरोध क्यों कर रही है, जो कि कई लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। यह बंगाल में मतुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, जो 1950 के बाद से मुख्यतः धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर राज्य में आए थे। यह 30 लाख की आबादी वाले इस समुदाय का प्रभाव नदियां उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में 30-40 विधानसभा सीटों पर है। दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी और उनके गठबंधन नेताओं को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रोहतक में जोरदार विरोध हुआ। रोहतक में जोरदार विरोध हुआ सीएम का। सीएम खट्टर के आने की सूचना मिलते ही किसान उनके हेलीपैड के आसपास जमा हो गए थे। खट्टर यहां पर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के पिता की 17वीं में शामिल होने के लिए रोहतक आए थे। जैसे ही मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिली तो फिर किसान ने हेलीपैड की तरफ कूच कर दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई। किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी किसान हेलीपैड के पास पहुंच गए। हालांकि लाठीचार्ज में कई किसानों को चोटें भी आई है। किसानों का कहना है कि वे तीनों कृषि कानूनों की वापसी तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद यानी कि एबीएपी ने मुगल आक्रामककारियों और अंग्रेजों के नाम पर रखे गए सड़कों के नाम बदलने की मांग की है। एबीएपी प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि भारत को 74 साल पहले आजादी मिली थी, लेकिन दिल्ली में अभी तक सड़कों का नाम मुगल आक्रामककारियों तुगलक, हुमायूं, बाबर और अंग्रेजों के नाम पर है। इनके नाम चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल चंदा और वीर अब्दुल हमीद के नाम
नाम पर रखे जानी चाहिए। जी उन्होंने आगे कहा है कि देश को लूटने और फिर विभाजित करने वाले मुगल आक्रामककारियों और अंग्रेजों के नाम पर अब भी सड़कों के नाम क्यों होनी चाहिए। ऐसी स्थिति से ज्यादातर देशवासी और विशेष रूप से युवा खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। जी इन सड़कों के नामकरण उन शहीदों के नाम पर होने चाहिए जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया। जी हमारी मांग है कि केंद्र सरकार को इन सड़कों के नाम बदलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर रखे जाने चाहिए। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी के साथ बातचीत करते हुए एक बार फिर से कहा था कि हमने बहुत बुरा वक्त देखा है। जी उन्होंने कहा था कि हमारी ही सिर्फ एक ही परिवार होगा जिस पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़ते रहते थे। इतने छापे पड़े थे कि सीबीआई को मेरे घर पर ही एक दफ्तर खोल देना चाहिए था। यह तेजस्वी यादव ने कहा कि बचपन से ही हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी जागरूक रहे थे। जी हमने काफी बुरा टाइम देखा था। 2004 की घटना को लेकर 2017 में हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जी हां वो भी एक कथित तौर पर घोटाला। जी हां जब मैं 13-14 साल का था तब कहा गया है कि मैं षड्यंत्र कर रहा था। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो भी इसके बारे में कहा जा रहा था कि मैं षड्यंत्र कर रहा था। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीतिक फायदा के लिए मेरे पिता के नाम को लगातार बदनाम किया गया। मेरे पिता को कोई जोकर कहता तो कोई मजाकिया कहता। लोग किसी भी हालात में उन्हें बदनाम करना चाहते थे। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं जिन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलती थी, अगर उन्हें सम्मान दिलवाने का काम किया तो क्या गलत है। जिसके पास आवाज नहीं था अगर उसे आवाज देने का काम किया गया तो क्या गलत है। लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया गया तो क्या इसे आप गलत कहेंगे, क्या कहेंगे आप इसे। जो दिखता है विकास सिर्फ वही नहीं, आप सड़क बना दो सिर्फ वही विकास नहीं है। ये उस दौर में सामाजिक न्याय के लिए काम करना बहुत जरूरी था। तेजस्वी यादव ने कहा कि 90 के दशक में पूरा देश जल रहा था लेकिन आडवाणी जी को गिरफ्तार करने के बाद भी बिहार में कोई भी दंगे नहीं हुए थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा 7 यूनिवर्सिटी लालू प्रसाद यादव जी ने बनवाने का काम किया था। दोस्तों वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए बिहार के 23 शहरों में अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन केंद्र स्थापित होंगे। जी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जी जिलों में इसके लिए जमीन का चयन शुरू कर दिया गया है। जी पिछले वर्ष तक पटना में 5, मुजफ्फरपुर तथा गया में ऐसे एक केंद्र थे। जी नए वायु गुणवत्ता प्रबंधन केंद्र को शुरू किए जाने की योजना के संबंध में बताया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही इन केंद्र को शुरू कर दिया जाएगा। अब आपको जिन शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं उन शहरों में ये केंद्र लगेंगे, ये केंद्र स्थापित होंगे। जी हां उनमें से है वाल्मीकि नगर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मुंगेर, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। जी हां इन सभी शहरों में वायु गुणवत्ता मापने के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई जिलों में ऐसी खबरें सामने आई है जिसने पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर रखा है। जी बिहार के बेगूसराय, नवादा और रोहतास में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की जान चली गई। जी हां इस खबर के बाद राज्य के बांका जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जी हां दरअसल बांका जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम लैला ब्रांड की शराब से परेशान हो गई है। जी हां बांका जिले में लैला ब्रांड को लेकर अचानक 15 से अधिक मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बांका जिले में 50 से अधिक शराब तस्कर लैला ब्रांड के शराब का धंधा कर रहे हैं। जी सहरसा की एसपी और जानी मानी आईपीएस अफसर लिपि सिंह के पति आईएएस सुहर्ष भगत ने झारखंड के कुछ अधिकारियों के साथ बैठक की है। जी आपको बता दें कि एसपी लिपि सिंह के पति बांका के डीएम हैं, जिनके लिए इस मामले पर नकेल कसना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जी बांका के एसपी अरविंद कुमार गुप्ता और डीएम सुहर्ष भगत सिंह ने झारखंड राज्य के गोड्डा और दुमका जिले प्रशासन के साथ बैठक करके लैला ब्रांड की शराब की तस्करी पर नकेल कसने की रणनीति तैयार की है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने रजौन में लैला ब्रांड शराब के साथ तस्करों को अरेस्ट किया है, जिसने इस ब्रांड के बारे में पुलिस के सामने सारा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। दोस्तों पटना में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पटना के कुछ इलाकों में बहुत जल्द पाइप से गैस की सप्लाई शुरू की जाएगी। इसको लेकर काम तेजी के साथ किया जा रहा है तथा जगह जगह पाइप बिछाने का काम भी किया जा रहा है। खबर के अनुसार राजधानी पटना के बोरिंग रोड, राजवंशी नगर, पुनाईचक, पाटलिपुत्र, राजीव नगर, पीएनटी कॉलोनी, बुद्धा कॉलोनी, श्री कृष्णा नगर सहित कुल 12 से अधिक मोहल्लों में रसोई गैस के लिए पाइप बिछाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जून तक
अगर राजधानी पटना के इन मोहल्लों में रसोई गैस की सप्लाई होने लगी, इससे आम व्यक्ति को काफी लाभ होगा। जी साथ ही साथ पैसों की भी बचत होगी। पाइप के द्वारा करीब 4000 घरों में रसोई गैस की सप्लाई की जाएगी। दोस्तों बिहार में इस साल पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। जी इस चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार पंचायत का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को कुछ काम अनिवार्य रूप से करने होंगे। जी इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। जी मिली जानकारी के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का खुलासा करना होगा। जी अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। जी राज्य चुनाव आयोग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उम्मीदवारों को अपनी पति और पत्नी और फिर आश्रित की संपत्ति का विवरण देना होगा। जब बिहार पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के साथ ही आपराधिक मामलों का भी ब्यौरा देना होगा। पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अचल संपत्ति के अंतर्गत कृषि भूमि, शहरी भूमि, भवन की स्थिति, माप और वर्तमान बाजार मूल्य का विवरण देना होगा। चल संपत्ति में नगद, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, शेयर, वाहन और आभूषणों का विवरण भी अनिवार्य रूप से देना होगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार के मुखिया के पास कितनी पावर होता है? तो चलिए आपको इसके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। तो बिहार में मुखिया चुनाव की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द राज्य में मुखिया का चुनाव कराया जाएगा और नए पंचायत प्रतिनिधि का चयन होगा। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में मुखिया के पास कितना पावर होता है। तो बिहार में नलकूपों का संचालन, पेय जल संबंधित कार्य देखना मुखिया यानी कि पंचायत जनप्रतिनिधियों का काम होता है। जहां ग्राम संबंधित विकास जैसे नाली, गली आदि का देखभाल तथा उनके मरम्मत का कार्य मुखिया के अधिकार में होता है। जहां बिहार में राज्य के नलकूपों की मरम्मत और रखरखाव का अधिकार भी मुखिया के अंदर ही होता है। जब कृषि संबंधित कुछ कार्य भी पंचायत जनप्रतिनिधियों के अधिकार में आता है। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की गई राशि से ग्रामीण इलाकों में कार्य आदि करने की जिम्मेवारी मुखिया को होता है। आपको बता दें कि ग्रामीण बिहार के निवासी को पंचायत स्तर पर ही न्याय दिलाने के लिए यानी कि इंसाफ दिलाने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ग्राम न्यायालय होता है। बिहार में राशन की दुकान का आवंटन और निरस्तीकरण का कार्य भी पंचायत जनप्रतिनिधियों के अंदर ही आता है। यह महिला एवं बाल विकास संबंधित कार्य और पशुधन विकास संबंधित कार्य भी पंचायत जनप्रतिनिधियों के अधिकार में ही आता है। दोस्तों रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। जी हां, अगर आप रेल में सफर करते हैं तो फिर आप रेल में सफर करने के दौरान कुछ चीजें हैं जो आप नहीं ले जा सकेंगे। जी हां, पकड़े जाने पर आपको 3 साल की जेल हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप ट्रेन में सफर करने के दौरान क्या चीज नहीं ले जा सकते हैं। तो ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ को लेकर चलने और धूम्रपान करने वालों को अब सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जी हां, रेलवे ने साफ कर दिया है कि यात्रा के दौरान अगर कोई रेलवे द्वारा प्रतिबंधित किसी चीजों के साथ पाया जाता है तो फिर उस पर जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ उस शख्स को 3 साल तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। यानी कि जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित करने के लिए कुछ नियम बनाया है जिससे ट्रेन में सफर करने के दौरान सभी यात्री सुरक्षित सफर कर सकें। जी हां, रेलवे के मुताबिक सफर के दौरान ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल ले जाना मना है। इसके अलावा रेलवे ने मिट्टी तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या फिर आग फैलाने वाले कोई दूसरी ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर यात्रा न करने का सख्त चेतावनी दी है। इस सिलसिले में रेलवे ने एक ट्वीट भी किया है। जी हां, रेलवे ने ट्वीट करके कहा है कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री लेकर ना चलें और ना ही किसी को ले जाने दें। जी हां, पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जेल भी जाना होगा। दोस्तों असम में अपनी पत्नी की कार के अंदर ईवीएम पाए जाने के बाद एक बड़े विवाद में फंसे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णनंदन पॉल ने सफाई दी है। जी हां, कृष्णनंदन पॉल ने ईवीएम की चोरी के आरोप से इनकार किया है। जी हां, कृष्णनंदन पॉल ने कहा है कि उनका ड्राइवर कार में था और उसने मतदान अधिकारियों की मदद की क्योंकि उन्होंने मदद मांगी थी। जी हां, दूसरी तरफ इस पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर दोषियों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। साथ ही कहा है कि मेरी कार पर एक पास चिपकाया गया था जिसमें कहा गया था कि बीजेपी का उम्मीदवार हूं। मैं ये नहीं कह सकता है कि मतदान अधिकारियों को इसकी जानकारी थी या नहीं, हमने बस मदद की। आपको बता दें कि गुरुवार रात बीजेपी उम्मीदवार की पत्नी के नाम की एक कार को असम में ईवीएम के साथ पकड़ा गया था। इस घटना ने राज्य में एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दिया और विपक्ष ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया और संदेह जताया है कि ईवीएम एक बीजेपी नेता की कार में कैसे उतरी।
दोस्तों देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती दिखाई दे रही है। जी देश में फिलहाल एक दिन में 80,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। जी हां, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, गुजरात, दिल्ली समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से साथ बढ़ रही है। यह जानकारों का मानना है कि दूसरी लहर में कोरोना ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, बल्कि मृतकों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ रही है। इस कारण कोरोना के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन का दायरा हर रोज धीरे धीरे शहर दर शहर में बढ़ रहा है। जी ऐसे में फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। जी हां, फिलहाल पूरे देश में नहीं तो फिर लेकिन कुछ राज्यों के कई शहरों में लॉकडाउन जरूर लगाया गया है। दोस्तों अभी सरसों के किसान के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, सरसों के किसानों को फसल का अच्छा भाव मिल रहा है और अभी एमएसपी से भी काफी ज्यादा दाम मिल रहा है। जी हां, साथ ही इस साल सरसों की पैदावार पिछले साल के मुकाबले कई गुना तक बढ़ सकती है। जी हां, अधिक उपज होने की स्थिति में इससे सरसों के भाव पर भी असर पड़ सकता है। आपको बता दूं कि मंडियों में इसका औसत रेट 5,500 रुपए क्विंटल का चल रहा है, जबकि एमएसपी 4,650 रुपए है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।